देखिए बच्चों, क्लास 10 क्लास। आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान पढ़ाऊंगी। उसमें पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ? राष्ट्रवाद आधुनिक राजनीति की देन है। यह राजनीति चेतना का प्रतिफल है। इसके द्वारा क्षेत्र विशेष अथवा सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश में निवास करने वालों में एकता की भावना का विकास होता है। एकता यानी कि एक साथ मिलकर किसी काम को करना। राष्ट्रवाद की अवधारणा पुनर्जागरण काल में ही जन्म ले चुकी थी, परंतु 18वीं और 19वीं शताब्दी में इसका विकास हुआ। इसका आरंभ फ्रांस की 1789 की महान क्रांति से माना जा सकता है। इस क्रांति में पहली बार जनता ने एकजुट होकर यानी कि इकट्ठा होकर एकजुट होकर निरंकुशवाद का सशक्त रूप से विरोध किया और फ्रांस में राजसत्ता का परिवर्तन किया। फलस्वरूप 19वीं शताब्दी में यूरोप में क्रांतियों का दौर आरंभ हुआ। इसके साथ ही राष्ट्रवादी धारणा का विकास हुआ, जिससे जर्मनी और इटली का एकीकरण संभव कर दिया। पोलैंड, हंगरी और यूनान, ग्रीस भी राष्ट्रवाद की लहर में समाहित हो गए। अब नेक्स्ट है पॉइंट है इसका राष्ट्रवाद की अवधारणा। राष्ट्रवाद की अवधारणा क्या है? राष्ट्रवाद की अवधारणा राष्ट्र का सामान्य अर्थ अपने राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव, यानी कि राष्ट्र के प्रति सोच। जैसे कि हम अपना कोई काम करते हैं तो उसको पहले हमें उसकी सोच अच्छी रखनी होती है। तो राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव की भावना का विकास करना है। भाषाई, नस्ली और आवासीय आधार पर राष्ट्र का निर्माण होता है। जैसे अब जैसे स्कूल बना है तो हमारा ये इधर का पूरा एरिया, ये क्षेत्र देखा जाता है कि हाँ सही लोकेशन है स्कूल चलाने के लिए। और कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो उसका सबसे पहले हम नक्शा पास कर लेते हैं, जैसे तो उसको देखकर उसका निर्माण करना। धर्म भी राष्ट्र का आधार होता है। फ्रांसीसी दार्शनिक अंस रेनन ने 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की एक नई और व्यापक परिभाषा दी। जैसे राष्ट्रवाद की कल्पना फ्रांसीसी कलाकार सारियों ने भी उन्होंने एक कल्पना दर्श की रचना अपने चित्रों द्वारा की। जैसे रेनन की भाषा में राष्ट्र क्या है? फ्रांसीसी दार्शनिक अंस रेनन ने 1882 यानी 1882 में साबोन विश्वविद्यालय में दिए गए एक व्याख्यान में
राष्ट्र की अपनी समक्ष को प्रस्तुत किया। राष्ट्र क्या है? इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। जैसे वर्तमान में एक समान इच्छा, संकल्प होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम को करने की इच्छा रखना, एक जनसमूह होने का यह सब जरूरी शर्तें होती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार। राष्ट्रवाद की प्रथम उद्घोषणा 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। 1789 में फ्रांस की संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा के अधिकार में था, जिसके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का अंकुश नहीं लगा हुआ था। शुरुआत से ही क्रांतिकारियों ने ऐसे अनेक फैसले किए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी। जैसे विचारों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर जोर दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्रदान किए गए थे। अतः पूर्व के राजध्वज के स्थान पर एक नए तिरंगे झंडे को चुना तथा स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम परिवर्तित करके, यानी कि उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली किया गया और नई शपथ ली गई। शहीदों का गुणगान किया गया और यह एक राष्ट्र के नाम पर हुआ। जैसे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। ये था पहला, ये दूसरा। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण कैसे हुआ। मध्य 18वीं सदी के यूरोप में आज के जैसे राष्ट्र राज्य नहीं थे, जिन्हें हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। जो चीज़ हम अब जानते हैं वो सब पहले नहीं थे। अब हम पेपर पढ़ते हैं, हर चीज़ की खबर रखते हैं, पता होता है कि देश में क्या चल रहा है या विदेशों में, फॉरेन कंट्री में क्या चल रहा है, क्या नहीं हो रहा है, हम घर बैठे देख लेते हैं। लेकिन पहले ऐसा कुछ नहीं था। ये सब राजशाही ढचियों और कैंटनों में विभाजित थे, जिसके शासकों ने स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते थे। देखिए पहले जैसे कि राजा महाराजा होते थे और उस एरिया में किस किस तरह से लोग रहते थे, प्रजा राजा उसको देखता था। तो जो क्षेत्र में लोग कोई गरीबी से भी था, कोई अमीर मतलब यानी कि कोई अच्छे घर से भी थे, कोई बिल्कुल ऐसे मजदूर भी थे कि घरों में घर भी नहीं थे, होते थे अच्छे से कि वे अपना कुछ सिर छिपा लें, या कच्चे घर होते थे, काम मजदूर लोग ज़्यादा काम कराना, उनको कम पैसा मिलना, तो वो अपनी इतना ज़्यादा विकास नहीं कर सकते थे।
हैनबर्ग साम्राज्य ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करता था और कई अलग अलग क्षेत्रों में जन समूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के टियोल ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड जैसे क्षेत्रों के साथ साथ बोहेमिया भी सम्मिलित था, जहां एक कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वालों की संख्या अधिक थी। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां लिख रही हूं मैं इधर। जैसे कि कुछ नेपोलियन का इटली पर हमला। नेपोलियन का इटली पर हमला कौन से सन में? 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला। 1840 नेपोलियन का पतन। नेपोलियन का पतन 1821 में यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण। से 1871 जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण। 1905 हेब्सबर्ग और ऑटोमन। हेब्सबर्ग और
मन। साम्राज्यों में सलाव, साम्राज्यों में स्लाव राष्ट्रवाद का मजबूत होता है। में ऑटोमन साम्राज्यों में स्लाव का स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण तिथियां लिखी हुई हैं। इन तिथियों के अनुसार जैसे कि 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला, 1850 नेपोलियन का पतन हुआ और 1821 यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष। 1859 में से लेकर 1870 इटली का एकीकरण, 1866 से 1871 जर्मनी का एकीकरण। ये सारी महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इनको ध्यान रखना, याद करना अच्छे से। और नेक्स्ट चलेगा हमारा, कल कराऊंगी आपको कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। ठीक है बच्चों, इसे देखते रहना, लाइक करना, शेयर करना और हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।